हम क्या कुछ कहेंगे, जो कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए। कि आज एक तारीखी काम हुआ है कि जो पार्टी इख्तिदार में है उस पार्टी के इख्तिदार में जुड़े हुए जो प्रदेश महासचिव रहे वो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि एमआईएम पर लोगों का विश्वास जमा है, मजबूत हुआ है। और अब्दुल रहीम और हैबर बाबा ने एमआईएम की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर एमआईएम के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नजरअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तरुल ईमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफी की बात करता है उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको एमआईएम से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और एमआईएम ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसहाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने आज़्म किया है। और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कहिए माझी आज जनाब भाई इसहाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीजी मुरसलीन बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीजी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। अररिया के नहीं, सवाल यह पैदा होता है कि उनको दोबारा पिछले दिनों में चूंकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी। सर, इलाके के लोगों के साथ जो छल किया है महागठबंधन हो या फिर भाजपा की सरकार हो, उसको भगाने की किस तरह की रणनीति है? मैं कह रहा हूं कि इनके छल, जिनके नाइंसाफी की बात मैं कह रहा था, एक चीज अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने मिलकर हमको लूटा है और सबका वादा झूठा है। यह है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 31 लाख आबादी है माइनॉरिटी की और 2 करोड़ 56 लाख आबादी है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की। इन दोनों के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, एक ही आंकड़ा मैं पेश करता हूं, समय कम है, कि बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370, माइनॉरिटी का हिस्सा होता है 18% का हिस्सा होता है 3,66,000, उनको 1,72,000 नौकरी दी गई, 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा, इन्हीं लोगों ने महरूम रखा। उधर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। अब उसके बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली, 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। तो आप ये बताइए किसने इंसाफ किया। दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है, इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर एमआईएम, हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में क्या देरी थी, लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तरुल ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है एमआईएम का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई, जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव एमआईएम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लड़ रहे हैं अज़्म और इरादों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं है कि किसी पार्टी ने 5 एमएलए को जिताया होगा। तो अभी तो नंदा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी और आपको यह भी होना चाहिए कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं एमआईएम के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक
कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन एमआईएम को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर एमआईएम में जुड़ रहे हैं। सर, एमआईएम के नेता को टारगेट किया जाता है कई जगह पे। सच्चा जो सिपाही होता है, जो लुटेरे डाकुओं की नजर में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अकलियत की बात बोलने लगे हैं, एमआईएम जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं, तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को यह बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और यह पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुंचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों एसपी को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में डीजीपी, आईजी सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सिक्योरिटी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट करें उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूंकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो ब्रांच है उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहां और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करे।